हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलैरिटी और मोलिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जहाँ से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और जहाँ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लास 11th में भी आप इस टॉपिक से रूबरू हो चुके होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्मेलिटी एंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस towards board examination and also some important numerical which are asking in board examination। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी। जब भी आप बात करते हैं नॉर्मेलिटी की तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है मोलैरिटी और मोलिलिटी से, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब हम बात करते थे मोलैरिटी और मोलिलिटी का तो वहाँ पे हम देखते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और हमारा वॉल्यूम लीटर में रहता था और सॉल्वेंट का जो मास है वो केजी में रहता था। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको निकालने के लिए कुछ फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड एक टर्म आपको मिलेगा इक्विवेलेंट मास, उसको निकालने के लिए हम बातें सीखेंगे। और धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट में कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है। बस इसके लिए थोड़ा सा सब्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है एट द लेवल ऑफ क्लास 11th एंड आल्सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लास 12। चलिए तो एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया। क्या है हेडिंग हमारी? नॉर्मेलिटी। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे दिखाते हैं तो नॉर्मेलिटी को हम लोग n से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? बिफोर नोइंग अबाउट द फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी हम लोग इसकी डिफिनीशन जानते हैं। तो डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? डिफिनीशन हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute in 1 liter solution, in 1 liter solution is called नॉर्मेलिटी। बहुत अच्छी और सिंपलेस्ट डिफिनीशन है बेटा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, कितने में? 1 लीटर सोल्यूशन में बेटा। इस चीज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थी इन 1 लीटर सोल्यूशन, मोलिलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था इन 1 kg सॉल्वेंट। बट प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित हैं, इस बारे में जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त होती है। आप बोलोगे सर इसका फार्मूला बताइए जिससे चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो, तो बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन आपको मैं पहले ये बता दूं कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको निकालने के लिए भी हमको कुछ फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। यानी सीधे शब्दों में अगर हम पर लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में बस एक टर्म आना चाहिए जिसका नाम है बेटा नॉर्मेलिटी। बेसिकली अगर इसी डिफिनीशन से हम एक यहाँ पे फार्मूला डिराइव करें कि सर इसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फार्मूला यहाँ से फाइंड आउट होता है कि पार्टिकुलर 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित हैं। यही हमारी क्या है? नॉर्मेलिटी है। लेकिन हो सकता है कि आपको यही ना पता हो कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं भाई कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। जब तक हमको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास अपान इक्विवेलेंट मास। क्या होता है बेटा? मास अपान इक्विवेलेंट मास। अगर हम किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का जो कि सॉल्यूट के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसका हम मास निकाल लें और मास को हम भाग दे दें इक्विवेलेंट मास से या इक्विवेलेंट वेट से, तो बड़ी आसानी से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, एक फार्मूले में 3 फार्मूला आप ले जा रहे हैं, सर ये मुझे बताइए कि हम ये भी समझ गए कि मास अपान इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मास अपान इक्विवेलेंट मास आपने कहा, पर सर ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मतलब आप समझिए, आप डीप में घुसते जा रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा नॉर्मेलिटी क्या है, आपने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। बिल्कुल, जिसके डिफिनीशन से हमने n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपान लीटर, है ना, V इन L लिख दे रहा हूं मैं। V इन L का मतलब है वॉल्यूम इन लीटर, किसका बेटा? सॉल्यूशन का। ठीक है, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये किसका है भैया? ये होगा सॉल्यूट का, ये होगा प्यारे बच्चों सॉल्यूशन का। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। अब हमने ये सोचा कि सर वो सब तो ठीक है, पर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, किसी भी पार्टिकुलर सॉल्यूट का मास अगर हम पार्टिसिपेट कर दें, अगर हम पार्टीशन कर दें उसका, किससे भाई? उसके इक्विवेलेंट मास से, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन अगले 10 से 15 मिनट में आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का जो तरीका है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। आइए अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा क्लास 11th की तरफ, बिल्कुल घबराना मत बेटा। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। कुछ लोग इसी को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। बेटा इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मैं सबसे पहले तुमको एक फार्मूला देता हूं कि मॉलिक्यूलर मास, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। सर ये एक्स क्या है? बेटा इस एक्स का मतलब तुम समझ लो वैलेंसी, और ये पार्टिकुलर हर टाइप के कंपाउंड के लिए अलग अलग होगी। अभी प्लीज अपने दिमाग को वहां मत लगाइएगा जो हम पढ़ रहे थे कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बिल्कुल मत सोचिए सब। अभी आप केवल यही सोचिए कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है बेटा? वैलेंसी है, जो कि अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होगी। आइए कुछ फार्मूले की बात करें और कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे रखते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो भाई कि इक्विवेलेंट मास क्या है। और जब इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे बेटा तो हम बहुत आसानी से नॉर्मलिटी भी निकाल लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने आपसे पहले कहा। चलिए मान लीजिए हमारा कोई कंपाउंड आयनिक है ना, तो ये मैंने कहा ना कि ये अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग है। हमने सबसे पहले कहा फ्रॉम एसिड। मान लो बेटा हम किसी एसिड के लिए निकाल रहे हैं, तो एसिड के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, अपॉन बेसिसिटी। ठीक है सर, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सर किसी बेस के लिए, है ना, फॉर बेस, किसी बेस के लिए हमको अगर निकालना हो क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो या इक्विवेलेंट मास निकालना, उसी को बेटा बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर, है ना, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप लिखो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। इस फार्मूले पर रखकर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? फॉर एन एलिमेंट्स। मैं इसीलिए सब फार्मूला तुमको लिखवा दे रहा हूं बेटा, जिससे बहुत आसान हो जाए। किसी एलिमेंट्स के लिए निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी। ठीक है। अगर किसी आयनिक कंपाउंड के लिए निकालना हो तो पहले हम सारे फार्मूले लिख ले रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कितनी आसानी से इनका यूज करके हम बहुत आसान कर देंगे नॉर्मलिटी को। ठीक है। फॉर एन आयनिक कंपाउंड, अगर किसी आयनिक कंपाउंड के लिए निकालना हो, फॉर एन आयनिक कंपाउंड, तो प्यारे बच्चों आयनिक कंपाउंड के लिए भी इक्विवेलेंट मास का वही फार्मूला होगा। क्या होगा भैया? मॉलिक्यूलर मास को भाग दे दो उसकी वैलेंसी से। वैलेंसी में क्या है? कितने कैटायन है ना, तो नंबर ऑफ कैटायन बोल दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कैटायन। अब इन सारे फार्मूले को आप अपनी कॉपी में दर्ज करिए और देखिए कैसे इनका यूज करके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। और जब हम ये चीज़ जान जाएंगे प्यारे बच्चों तो इसका यूज करके हम ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए आइए इन सारे फार्मूलों पर थोड़ा नज़र बनाइएगा, एक बार मैं रिकॉल कराने की कोशिश करूँगा। बेटा अगर किसी एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना हो या वेट निकालना हो तो उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है और उसकी बेसिसिटी कितनी है। आप बोलोगे सर ये बेसिसिटी कैसे पता चलेगी? मुझे टाइम दो, मैं एग्जांपल लेके सब समझा दूंगा। ठीक है। अगर किसी बेस के लिए हमको निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, बस तुम फार्मूले को नोट करना। किसी एलिमेंट को अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, और किसी आयनिक कंपाउंड के लिए अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ कैटायन। अब इन सारे फार्मूले को लिस्ट रखिएगा। सबसे नॉर्मल जो है इसका फार्मूला इक्विवेलेंट मास अपॉन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स में क्या है? अगर कोई आयन है तो कैटायन लेंगे,
अगर कोई एसिड है तो बेसिसिटी लेंगे, अगर कोई बेस है तो एसिडिटी लेंगे, अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी हम वैलेंसी लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के, और जैसे ही हम इन सारे एग्जाम्पल को देखेंगे तुरंत आसानी के साथ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे और नॉर्मलिटी हमसे बहुत नज़दीक आ जाएगी। चलिए हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है H2SO4। H2SO4 का हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास। क्या निकालना है बेटा? इक्विवेलेंट मास। अब H2SO4 एक एसिड है, इसके लिए फार्मूला हमने क्या लिखवाया? अभी पिछले पन्ने पे हमने लिखवाया कि भैया इसका फार्मूला जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है बेटा, एकदम जीरो लेवल से। अब मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, भाई H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया। सल्फर का होता है बेटा 32 होना चाहिए, 16 एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 64 इज इक्वल टू, मुझे जहां तक लगता है भाई 98। कितना आया बेटा? 98। ये 98 आया इसका मॉलिक्यूलर मास। और बेसिसिटी कितनी है भाई? जितने H+ आयन इसमें से निकले वही इसकी बेसिसिटी है। तो H2SO4 से भैया 2 H+ यहां से रिलीज हो सकते हैं, इसकी बेसिसिटी 2 मानी जाएगी। या 2OH ग्रुप ये कंटेन कर रहा है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। बहुत डिटेल में जानबूझ के नहीं ले जाऊंगा, बस इतना देखो कि यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है। या OH की बात करो, नंबर ऑफ OH की तो 2 है, हेंस इट्स बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। तो बेटा इसकी बेसिसिटी 2 है। जब 98 को 2 से काटोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 49। तो भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा? 49। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी मेरे डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। और जब हमको इक्विवेलेंट मास निकालना आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो किसी एसिड के लिए हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। यहाँ पे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास HCl हुआ, आप बोले कि सर यही लीजिए, इसका इसका इक्विवेलेंट मास निकालिए। बेटा HCl के लिए सेम फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? क्लोरीन का होता है बेटा 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ओवरऑल हो गया 36.5। ठीक है भाई। और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? क्योंकि एक ही H+ आयन ये प्रोड्यूस करेगा, इसकी बेसिसिटी होगी 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास वही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो, लेकिन हमको तो फाइंड आउट करना है भाई, हम तो आपको तरीका सिखा रहे हैं। तो किसी एसिड के लिए बेसिसिटी निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम एक दूसरी स्लाइड लेते हैं जिससे और आपको आसान करें कि मान लीजिए हमारा किसी बेस के लिए निकाल रहे हैं। मान लीजिए हम NaOH का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, तो बेटा फार्मूला वही है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। फार्मूला क्या है भाई? मॉलिक्यूलर मास, देखिएगा फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। आइए इस फार्मूले पर रखते हैं और बड़ी आसानी के साथ हम वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगी। बेटा अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल आएगा 40 को जब हम एसिडिटी कितनी है भैया? एसिडिटी कितने OH इसमें है? 1 OH है मेरे जिगर के टुकड़ों, इसलिए यहाँ पे 1 काटेंगे भाई तो वैल्यू कितनी आएगी? 40 ही आएगी। NaOH का मॉलिक्यूलर मास जितना है उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास होगा, है ना, उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बड़ी आसानी से चीज़ों को सरल कर दे रहे हैं। और प्यारे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, आपको बिल्कुल बेसिक से ले चलूंगा। हो सकता है शुरुआत में कोई चीज़ कठिन लगे, पर यह बात आपको याद रखनी है कि जब आप चीज़ों को टाइम देंगे निश्चित रूप से वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और गूगल केमिस्ट्री की टीम आपको टाइम लेगी, लेकिन 100% आपको रिजल्ट देगी। चलिए, तो हमने देखा किसी एसिड के लिए, हमने देखा किसी बेस के लिए, अब हम किसी एलिमेंट्स के लिए देख लें, है ना। फॉर एन एलिमेंट्स, मतलब मैं सब निकलवा के तुमको चेक करवा दे रहा हूं जिससे तुमको इक्विवेलेंट मास निकालने में कोई दिक्कत ना आए। किसी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, मान लो हम कार्बन की बात करें, कार्बन का इक्विवेलेंट मास, तो बेटा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया 12 अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी होती है कार्बन की 4, ठीक है, तो कट के आई वैल्यू 3। तो भैया कार्बन का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 3 हो गया। अरे सर ये कैसे? हाँ बेटा यही चीज आपको समझनी है, एसिड के लिए अलग, बेसिक के लिए अलग, कंपाउंड्स के लिए अलग और किसी एलिमेंट्स के लिए अलग। अब हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं जिससे आपका दिमाग और खुले। फॉर एन आयनिक कंपाउंड। अच्छा यहाँ पे कई बच्चे हमसे ये पूछ सकते हैं
कि सर ये बताइए ये कैसे पता चलेगा कि इसकी एसिडिटी या इसकी बेसिसिटी या इसकी बैलेंसी कितनी है। बेटा ये सब एक्सपीरियंस पे है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो ऐसे नज़र देखते ही बता दोगे सर इसका आंसर ये होगा। चलिए हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे खूबसूरत कंपाउंड वही है टेबल साल्ट आपका नमक, जिसका नाम है बेटा, ठीक है सर। तो नमक का मॉलिक्यूलर मास पहले हम निकालेंगे तो Na का होता है 23 और बेटा Cl का होता है 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा मुझे जहां तक लगता है वैल्यू आएगी 58.5। और बेटा यहाँ पे केटायन की संख्या कितनी है, क्योंकि इसका फार्मूला दिए थे चार्ज ऑफ केटायन। कितने केटायन है, नंबर ऑफ केटायन, एक ही तो केटायन है बेटा, इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा Na+ और Cl-। कितने केटायन है भाई, एक। तो वैल्यू कितनी आएगी, जो इसका प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास वही इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है सर, एक बार मैं तुमको थोड़ा बेटा प्रीवियस में ले चलूंगा कि कैसे हमने ये चीज़ें पाई। सबसे पहले हमने डिस्कस किया भाई कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो आपने कहा कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। बिल्कुल सही, ये हमने फार्मूला लिखा। अब आपके सामने एक चैलेंज आ गया कि सर ये सब तो ठीक है पर ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। मैंने कहा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला मैंने दिया कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको मास अपान इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। अब आपने कहा सर मास तो दिया रहेगा पर ये इक्विवेलेंट मास कहाँ से निकालेंगे। फिर मैंने कहा चल बेटा चल दूसरे पेज पे चलते हैं और तुमको मैंने बताया इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। फिर आपने कहा सर ये एसिड के लिए अलग है, बेस के लिए अलग है, एलिमेंट्स के लिए अलग है, आयनिक सॉलिड के लिए अलग है, ये माजरा क्या है। तो भैया मैंने एक एक माजरा को बहुत अच्छे से आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाया जिससे कहीं भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। अब आइए इन सारी चीजों का यूज करते हैं और करते हैं प्रश्न। जनाब करते हैं प्रश्न। देखिए एक बार फिर से हम फार्मूला डिराइव कराने की कोशिश करेंगे जिससे किसी बच्चे को तनिक भी दिक्कत ना हो। भैया सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी का। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ठीक है सर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखो, मास वास लिखने का इतना काम नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा फार्मूला है बेटा किसका, नॉर्मेलिटी का। किसमें भैया, है ना, 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा, वही हमारी क्या है, नॉर्मेलिटी है। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, ये तो वैल्यू दी हुई। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो GMEQ लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसके लिए हमको क्या मिला भैया, मास अपान इक्विवेलेंट मास, मास अपान इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको मैंने नीचे दिया पूरा एक टेबल बना दे रहा हूं जिससे तुमको कहीं दिक्कत ही ना आए। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम, इसकी बात कर लें तो बेटा जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने की तो मैंने आपको बताया कि अगर एसिड के लिए है तो मामला अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपान x। अब ये जो x है मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बहुत चीजें हो सकती हैं। जैसे x का मतलब हो सकता है एसिडिटी, x का मतलब हो सकता है एसिडिटी, x का मतलब हो सकता है बेटा बेसिसिटी, x का मतलब हो सकता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, x का मतलब हो सकता है नंबर ऑफ केटायन। ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशन पे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप फार्मूले तक पहुंच सकते हैं तो वैल्यू रखकर आइए जिक्र करते हैं वो न्यूमेरिकल्स का, कैसे नॉर्मेलिटी का यूज करेंगे। और मुझे लगता है कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी अगर आपने ध्यानपूर्वक हमारे सेशन को सुना होगा। तो चलिए भैया अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जहां से आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर किया जाए। चलिए न्यूमेरिकल मैंने पहले से ही पेज पे लिख रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आइए उनको करते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन है बेटा, इफ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इफ इन सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम, इफ इन सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम, इफ इन सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम NaOH, सॉरी नॉट इफ, इन सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम, ठीक है, NaOH is dissolve, just 1 मिनट बेटा, NaOH is dissolve, ये कह रहे हैं बेटा कि अगर 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जाए इन 500 ml, इन 500 ml, मैंने आपको पहले ही कहा हम लोग पीपीटी क्यों नहीं यूज करते, ड्यू टू क्रिएटिविटी। बेटा अगर हम क्रिएटिव होंगे तभी तो आप क्रिएटिव कर पाओगे।
ठीक है ना, लिखी लिखाई चीज तो भैया हर जगह है, ठीक है। इन सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन, देखिए एक सोल्यूशन है, ठीक, ऑफ काट दे रहा हूं जिससे चीजें और बढ़िया से क्लियर हो। बेटा एक सोल्यूशन है, जनाब कहते हैं कि एक सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH को हम डिजॉल्व करते हैं, 500 ml वाटर का सोल्यूशन है वो। फाइंड आउट इट्स नॉर्मेलिटी, है ना, फाइंड आउट इट्स नॉर्मेलिटी, भैया इनकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन बेटा आपका 2017 में पूछा गया है, 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं और तुमको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हाँ सर ये तो आप जो पढ़ा रहे हैं सब हो जा रहा है। चलो तो भैया ये हमारा क्वेश्चन था। अब बेटा नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, फार्मूला वही है, कुछ नहीं बदलेगा, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसका बेटा, सोल्यूशन का, किसका भैया, सोल्यूशन का, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट कैसे निकालेंगे। तो भैया फिर से वही फार्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने का, मास अपान इक्विवेलेंट मास। क्या निकलेगा बेटा, इक्विवेलेंट मास। आइए तुरंत निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट मास। देखिए भैया इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा बेटा, सबसे पहले देखो क्या है, NaOH एक बेस है, ठीक है। तो NaOH का मास हम लिख लेते हैं, कितना होता है बेटा, 40 होता है। कैसे, सोडियम का 23 और भैया ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, गिनती आती है हाँ सर 40। और बेटा ध्यान से देखना, अभी हम मास नहीं लिख रहे हैं पूरा, अभी एक मिनट हम पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तब इस पे रखेंगे। इक्विवेलेंट मास के लिए फार्मूला क्या है भैया, इक्विवेलेंट मास के लिए फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अब ये बेस है तो इसकी एसिडिटी। बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास 40 है और ये बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी, 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही OH प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 40। तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ गई 40। अब बेटा जरा प्यार से देखो, ग्राम इक्विवेलेंट सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो मास भी इसका कितना है, मास इसका दिया हुआ है 40 ग्राम। कितना दिया है बेटा, 40 ग्राम। इस पे रखता हूं वैल्यू को, मास कितना दिया है 40 ग्राम, ये गिवन है भाई, मास गिवन है बेटा 40 ग्राम, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया 40 ग्राम। यहां पे देखो भाई 40 अपॉन 40 करोगे वैल्यू कितनी आएगी सर, 1 आएगी। तो यहां पे बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो यहां पे रख दिया 1। अब भैया आयतन, वॉल्यूम इन लीटर है, कितना है बेटा, याद रखना 500 ml दिया है, तो 500 ml को भाई ये लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ सर कर देंगे। यहाँ पे भाग देते हैं बट ये ऊपर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। अब गिनती आती है, हाँ सर आती है। जरा प्यार से देखिए भैया, कैसे देखना है, प्यार से। अब इसको काटिए तो 2 बार कटेगा तो वैल्यू आएगी 2। तो बेटा ये हो जाएगा आंसर। एक बार बहुत ध्यान से समझिए कैसे हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया। देखो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है भाई, अगर बेस है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। और देखिए कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया, आपको दिमाग लगाने की ज़रा जरूरत नहीं पड़ी। चलिए एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मलिटी से। कहते हैं कि इफ, ध्यान दीजिए, इफ 0.98 ग्राम, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पहले, ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन कितने ml सोल्यूशन में बेटा, 500 ml सोल्यूशन, 500 ml सोल्यूशन, ठीक है। फाइंड आउट इट्स नॉर्मेलिटी, है ना, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। बेटा इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोग जो जेई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो ये मत सोचना कि बस कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गए। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यहाँ खत्म हो गए, लेकिन जब हम एनसीईआरटी के पीछे जो दिए गए न्यूमेरिकल्स उनको डिस्कस करेंगे तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपस में ही कोरिलेट होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन होगा। तो ये ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, पर हाँ एट द लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम आप कंफर्मली क्लियर कर लोगे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है, हमको लगाना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है बेटा। फार्मूला वही वाला मैं इतनी बार पढ़ा देना चाह रहा हूं कि आपको याद हो जाए। क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, किसका भैया, सॉल्यूशन का, ठीक है सर, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखो GMEQ इज इक्वल टू मास अपान इक्विवेलेंट मास, मास अपान इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास इसका निकाल लो, इक्विवेलेंट मास इसका कितना होगा, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, एकदम अब देखो तुम चुटकियों में सॉल्व करोगे, मॉलिक्यूलर मास अपान क्या है, H2SO4 एक एसिड है तो इसकी बेसिकसिटी अपान बेसिकसिटी, ठीक है भाई। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का, गिनती आती है, हाँ सर गिनती आती है हम लोगों को, चलो भाई अगर गिनती आती है तो आइए लगाते हैं। H2SO4 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का बेटा हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया भाई हमारा एक का 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो 2 + 32 + 64 अपान बेटा इसकी बेसिकसिटी कितनी है, बेसिकसिटी इसकी 2 होगी क्योंकि 2H+ ये प्रोड्यूस कर रहा है 2, तो ये सीधे शब्दों में आएगा भाई 98/2 इज इक्वल टू 49, तो इक्विवेलेंट मास इसका आया 49। अब भैया मास अपान इक्विवेलेंट मास करते हैं, अगर हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि जब तक ये नहीं पाओगे फार्मूला नहीं बनेगा। तो बेटा मास कितना है, मास दिया है 0 पॉइंट, ध्यान दीजिए मास कितना दिया है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, दिया है 0.98 और ये वैल्यू आई 49। अब हम यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 49 2 बार जाएगा भाई, है ना। अब देखो सबसे पहले तो एक दशमलव जब इधर करेंगे तो दशमलव लगा, ठीक है, यानी डेसिमल लगा। बेटा जब इसको और इधर करेंगे तो 0 लगेगा और जब ये 98 हो गया तो आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू आई भैया किसकी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आई 0.2, सॉरी नॉट 0.2, दिस इज 0.02, ओके सर। अब भैया वॉल्यूम इन लीटर, ml में दिया है कितना 500। अब हम करते क्या है, अपान 1000 करते हैं, ये ऊपर जाता है, हम कह देते हैं पॉइंट, 1 मिनट बेटा, पॉइंट देखिएगा 0.02 अपान 500 इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए। अब भैया यहाँ से देखो 1 0 1 फिर 1 1, ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया बेटा 20 और यहाँ पे क्या चाहिए 500। अब क्या करो, एक दशमलव रखो, एक 0 बढ़ गया, फिर एक 0 रखो, एक 0 बढ़ गया, ये 4 बार गया बेटा, ये तुम्हारी आ गई वैल्यू 0.004 इसकी नॉर्मेलिटी होगी। तो अब कैलकुलेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन रही बात फार्मूले की, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी बच्चे को फार्मूले में कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसे एक एक टॉपिक को बेटा डिटेल में पढ़ना है, न्यूमेरिकल लगाने की प्रैक्टिस करना, याद रखना, ये खत्म नहीं हो रहा है, अभी हम धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है। अगर आप यहाँ कमजोर पड़ गए तो पूरे साल आप कमजोर रहेंगे, तो कोशिश करिए मजबूत इरादे के साथ बने रहिए। जहां दिक्कत हो, आपके अपनी गूगल केमिस्ट्री की पूरी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है बेटा, आप सपोर्ट ले सकते हो, हमारी फीडबैक कॉल आप तक पहुंचती रहेगी, वहां आप बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बस करते रहना। किसी बच्चे को फिजिकल नहीं आ रही है तो ऑर्गेनिक बढ़िया आएगी, जिसको इनऑर्गेनिक नहीं आ रही है, मतलब 3 पार्ट है हमारे, कोई ना कोई किसी न किसी का वीक होता है, तो इसमें बहुत मत घबराना। नहीं बायो वाले बच्चे कहें यार मेरा क्या होगा, मुझे तो न्यूमेरिकल ही नहीं आता, बेटा क्यों नहीं आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी, है ना। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटी क्या होती है, और बेटा उसके बाद जितने कंसंट्रेशन टर्म्स थे तुम्हारे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था डिटेल में पढ़ाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में बेटा 100 में 100, 70 आउट ऑफ 70 बच्चे पाए हैं और आप भी पा सकते हो, बस आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक से कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट आपके आने चाहिए।